नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चौथी इकाई का अध्ययन प्रारंभ करेंगे और इस इकाई में हम फ्रांस के संविधान का अध्ययन करेंगे। अब तक हम 3 संविधानों का अध्ययन कर चुके हैं। ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन हमने किया, जिसे संविधानों की जननी कहा जाता है। संविधान की जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वो सबसे पहले ब्रिटेन ने दुनिया को दी। दूसरी इकाई में हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का अध्ययन किया और संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधानों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो देन है, वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का एक नया प्रयोग दुनिया को दिया और ये बहुत लोकप्रिय हुआ। ब्रिटेन जहाँ संसदात्मक शासन की जननी है, वहाँ अमेरिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की जननी है। तीसरे संविधान का हमने अध्ययन किया, स्विट्ज़रलैंड के संविधान का, और इसका संविधान के दृष्टिकोण से महत्व ये है कि यह दुनिया में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अध्ययन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान है। और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो विभिन्न उपकरण हैं, उन उपकरणों का यदि हमें ठीक से अध्ययन करना है तो स्विट्ज़रलैंड का संविधान उसके लिए बहुत ही अनुकूल है। और अब हम एक नए संविधान का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। एक संविधान के विद्यार्थी के लिए फ्रांस के संविधान का भी बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि फ्रांस एक ऐसा देश है जिसे संविधानों की प्रयोगशाला के नाम से जाना जाता है। दुनिया में, विश्व में फ्रांस का एक कीर्तिमान स्थापित है सर्वाधिक संविधानों के निर्माण का। ऐसा कहा जाता है कि हर 12वें वर्ष में, जब से फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, तब से प्रत्येक 12 वर्ष में यदि औसत निकालें तो एक नए संविधान का निर्माण हुआ है। और संविधान निर्माण के क्षेत्र में इतने नए संविधानों का बनाया जाना और उसके उपरांत भी फ्रांस का लगातार 5 महाशक्तियों में अपने आप को बनाए रखना, यह फ्रांस के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये संविधान और अस्थिर सरकारों का जो दौर चला, और वर्तमान में फ्रांस का जो पंचम गणतंत्र का संविधान कहलाता है, जो कि 4 अक्टूबर 1958 को लागू हो गया था, और यह सफलतापूर्वक चल रहा है। किंतु इस पंचम गणतंत्र के संविधान से पहले और 1789 की जो फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, उस राज्य क्रांति से लेकर के और लगभग 1958 तक 170 वर्ष तक का जो संविधान का विकास है, सबसे पहले हम उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन उसका अध्ययन हम करें उससे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि फ्रांस का भूगोल कैसा है, फ्रांस का पास पड़ोस कैसा है, और फ्रांस की एक प्राथमिक जानकारी हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले फ्रांस की स्थिति को यदि हम देखें तो मानचित्र में फ्रांस का यदि अवलोकन करें तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से फ्रांस जो है वो पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टिकोण से है। यदि पूरे यूरोप को देखें तो रूस या पूर्व का सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर भी कहा जाता है, रूस यूरोप का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल और जनसंख्या में। किंतु यदि पश्चिमी यूरोप को देखें, यह जो हमें नक्शा दिखाई दे रहा है, ये पश्चिमी यूरोप का नक्शा है, और इसमें बहुत सारे देश हमें विभिन्न रंगों में हम देख सकते हैं। इन सभी देशों में क्षेत्रफल के हिसाब से फ्रांस पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा देश है। यह फ्रांस की यदि हम स्थिति को गौर से देखें तो हम ये देखेंगे कि फ्रांस एक ऐसा देश है जो समुद्री सीमा से भी लगता है और जो स्थलीय सीमा से भी विभिन्न शक्तिशाली पड़ोसियों से घिरा हुआ है। हम उत्तर से यदि फ्रांस की स्थिति का अध्ययन प्रारंभ करें तो हम देखेंगे कि फ्रांस के उत्तर में इंग्लिश चैनल है, जो कि फ्रांस को इंग्लैंड से अलग करती है। इंग्लैंड या ब्रिटेन, जिसका अध्ययन हमने प्रथम इकाई में कर ही लिया है उसके संविधान का, इंग्लैंड और फ्रांस को बीच में से इंग्लिश चैनल के द्वारा पृथकता मिली हुई है। ये जो इंग्लिश चैनल है, इस इंग्लिश चैनल जो कि फ्रांस के उत्तर में है, और साथ ही फ्रांस के उत्तर में है बेल्जियम, जो कि हरे रंग से हमें दिखाई दे रहा है, और बेल्जियम के साथ ही
फ्रांस का एक शक्तिशाली पड़ोसी और फ्रांस का परंपरागत दुश्मन जिसे कहते हैं वो है जर्मनी। जर्मनी और फ्रांस की एक लंबी सीमा हम ये दोनों देश शेयर कर रहे हैं और ये परंपरागत शत्रुता इनमें रही है। जर्मनी और फ्रांस में अनेक युद्ध हुए हैं इनके बीच में और इन दोनों में ही होने वाले संवैधानिक परिवर्तन पूरे पश्चिमी यूरोप की राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं। जर्मनी से नीचे फ्रांस की सीमा से सटा हुआ जो देश है वो है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड एक पर्वतीय देश है और इसकी सीमा जर्मनी से भी लगती है, फ्रांस से लगती है, इटली से लगती है। स्विट्ज़रलैंड का अध्ययन भी हम कर चुके हैं। तो और साथ ही पूर्व में ही एक और पड़ोसी देश है वो है इटली। यदि हम यहाँ पर यह भी रिकॉल कर लें, स्मरण कर लें कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और इटली ये दो धुरी राष्ट्र थे और जर्मनी, इटली और इनके साथ एशिया में स्थित जापान, ये देश युद्ध में एक तरफ थे तथा इंग्लैंड और फ्रांस ये दूसरी तरफ थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध में इस तरह से हम देख सकते हैं कि फ्रांस की सीमाओं से लगते हुए जर्मनी और इटली इन दोनों के खिलाफ दूसरे विश्व युद्ध में फ्रांस लड़ा था इंग्लैंड के साथ मिलकर के। यदि फ्रांस के हम दक्षिण की बात करें तो फ्रांस के दक्षिण में जो है वो स्पेन एक और देश है और भूमध्य सागर फ्रांस के दक्षिण में है और साथ ही स्पेन की सीमाएं भी फ्रांस के साथ लगती है जो कि भूतकाल का एक बहुत ही शक्तिशाली राजतंत्र रहा है। और साथ ही यदि हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में उत्तर अटलांटिक समुद्र जिसका कि बे ऑफ बिस्ले या बिस्के की खाड़ी, बे ऑफ बिस्के या बिस्के की जो खाड़ी है वो फ्रांस के साथ, उत्तर अटलांटिक की ये खाड़ी जो है फ्रांस के साथ पश्चिमी सीमा का निर्माण करती है। इस तरह से यदि विभिन्न सीमाओं के दृष्टिकोण से देखें तो उत्तर और पश्चिम का जो क्षेत्र है फ्रांस का एक समुद्री सीमा का निर्माण करता है और इसका जो उत्तर और पूर्व का ही जो बड़ा क्षेत्र है वो इसके शक्तिशाली शत्रु राज्यों के साथ इसकी सीमाएं लगी हुई हैं और दक्षिण में स्पेन और जो है वो भूमध्य सागर, यह फ्रांस की का एक भौगोलिक स्थिति है और इस भूगोल ने फ्रांस को कभी भी जो है वो शांति से नहीं रहने दिया क्योंकि विभिन्न राज्यों के साथ लगने वाली सीमाओं के कारण यहाँ हमेशा ही आपसी युद्धों का दौर पश्चिमी यूरोप में चलता रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसा कि हमने देखा कि फ्रांस पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा देश है और इसका क्षेत्रफल 5,47,026 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या लगभग 5,72,00,000 है। फ्रांस की जो स्थिति है वो शीतोष्ण कटिबंध में है, अर्थात यहाँ पर इंग्लैंड के मुकाबले अधिक सर्दी है और यहाँ की जो हवाओं में है वो शुष्की है, नमी यहाँ पर कम है। यहाँ की 18% जनसंख्या खेती में संलग्न है और फ्रांस यूरोप का एक प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक देश भी है तथा दुग्ध उत्पादक देश भी है और फ्रांस से कृषि उत्पादों का निर्यात किया जाता है। यदि पिछले 30 वर्षों से पहले तक की स्थिति को देखें तो फ्रांस में उद्योगों का बहुत ही कम विस्तार हुआ। उसका कारण यह है कि यहाँ की जनसंख्या एक तो कम रही है और दूसरे यहाँ पे खनिज उद्योग, यद्यपि यहाँ पे खनिज लोहा है किंतु उस प्रकार की जो एक तकनीकी दक्षता की आवश्यकता होती है वह फ्रांस में जनसंख्या में नहीं थी। तो इस तरह से परंपरागत रूप में जो औद्योगिक विकास ब्रिटेन का हो सका और उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि ब्रिटेन अपने उपनिवेशों के कारण उसका औद्योगिक विकास तीव्र हुआ और उसके मुकाबले में फ्रांस उस हिसाब से औद्योगिक विकास में पीछे रह गया। 1889 की जो राज्य क्रांति हुई वह राज्य क्रांति फ्रांस की दुनिया को एक अमर देन है। इस राज्य क्रांति से पहले फ्रांस में निरंकुश राजाओं का शासन था। फ्रांस का जो लुई 16वां जो था वो एक निरंकुश राजा के रूप में बहुत ही एक कुख्यात राजा था और उन निरंकुश राजाओं की ज़्यादती से तंग आकर के फ्रांस की जनता जो है
उसने निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में फ्रांस के जो विचारक हैं, फ्रांस के जो दार्शनिक हैं, उन दार्शनिकों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। रूसो, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, दिदरो, ऐसे ये दार्शनिक थे जिन्होंने लोकप्रिय शासन के पक्ष में खुल कर के लिखा, और उन्हीं के विचारधारा से प्रभावित होकर के वहाँ की जनता जागरूक हुई और उसने फ्रांस में उस दार्शनिक विचारधारा को साकार रूप दे दिया जो विभिन्न विचारकों के दर्शन में परिलक्षित हो रही थी। और इसीलिए फ्रांसीसी जाति को दार्शनिकों की जाति भी कहा जाता है, क्योंकि फ्रांस ने दुनिया में बहुत ही एक से बढ़कर एक विचारकों को जन्म दिया है, दार्शनिकों को जन्म दिया है। फ्रांस की राज्य क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा दुनिया को प्रदान किया। फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात यह माना गया कि जो निरंकुश राजतंत्र में, जबकि यह माना जाता था कि राजाओं के दैवीय अधिकार होते हैं और राजा कोई गलती नहीं कर सकता, इस नारे को फ्रांस की राज्य क्रांति ने बिल्कुल उलट दिया और ये कहा गया कि जनता कोई गलती नहीं कर सकती। और इस प्रकार से इस क्रांति ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो प्रभाव डाला वो ये रहा कि इसने अमेरिका की राज्य क्रांति पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, और अमेरिका का जो स्वतंत्रता जो संघर्ष है वो भी इस फ्रांस के साथ साथ ही चला। और इस प्रकार से अमेरिका और फ्रांस ये दोनों ही लगभग एक साथ ही इन्होंने लोकतंत्र हासिल किया। फ्रांस से लगभग 10 वर्ष पहले 1779 में अमेरिका की राज्य क्रांति हुई और उसके 10 वर्ष पश्चात फ्रांस में राज्य क्रांति हुई। क्रांति के पश्चात भी फ्रांस में स्थिरता नहीं रही, और क्योंकि यह जो क्रांति थी वो एक हिंसक क्रांति थी और एक ही झटके में निरंकुश राजतंत्र को हिंसा के द्वारा पलट दिया गया और उसका स्थान लोकप्रिय शासक ने लिया। किंतु फ्रांस का जो संरचनाएं थी, फ्रांस की जो राजनीति थी, वो इस प्रकार की निरंकुश क्रांति के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, और उसका परिणाम ये रहा कि क्रांति के पश्चात भी अस्थिरता निरंतर बनी रही और एक के बाद एक नए नए विभिन्न तत्वों के बीच संघर्ष चलते रहे। 1889 की क्रांति से लेकर के 1958 तक जो पंचम गणतंत्र का संविधान बना, यह लगभग 170 वर्ष के कालखंड के अध्ययन को करना और उसे समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। उसका कारण ये है कि यह एक प्रकार के फ्रांस की जनता के प्रशिक्षण का काल है। फ्रांस सदियों तक निरंकुश राजतंत्र की अधीनता में फ्रांस की जनता रही, और एक हिंसक खूनी क्रांति के बाद एक ही झटके में वहाँ लोकतंत्र आया, किंतु जनता लोकतंत्र में प्रशिक्षित नहीं थी। एक तरफ वहाँ के उग्र क्रांतिकारी थे जो एक झटके में नई संरचनाओं का निर्माण करना चाह रहे थे, एक तरफ वहाँ पर उदारवादी सक्रिय थे जो कि हिंसा और क्रांति के समर्थक नहीं थे, और एक तरफ वहाँ पर निरंकुश राजतंत्र के समर्थक वो लोग थे जो ये चाहते थे कि फ्रांस में राजतंत्र की स्थापना दोबारा होनी चाहिए। इस प्रकार वहाँ पर विभिन्न हितों का जो संघर्ष है वो लगभग 170 वर्ष तक चलता रहा, और इस संघर्ष में वहाँ की जनता बार बार अपने आप को प्रशिक्षित करती रही, और 1958 में कहीं जाकर के फ्रांस में एक स्थायी सरकार का निर्माण हुआ, और तब से लेकर के आज तक सफलतापूर्वक फ्रांस की सरकार पंचम गणतंत्र के संविधान के अंतर्गत चल रही है। यह एक छोटा सा फ्रांस का प्रारंभिक अध्ययन है, और इसके पश्चात हम फ्रांस के संवैधानिक विकास का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।